बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नो जीनियर। आज का जो ट्यूटोरियल लेक्चर है वो बेसिकली टेम्परेचर सेंसर्स पे है। टेम्परेचर सेंसर्स को जो हम फोकस करेंगे वो ये देखेंगे कि कौन सी टाइप्स के सेंसर्स जो इंडस्ट्री में कॉमनली यूज़ होते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या हैं, किस टाइप का सेंसर किस किस्म की एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है और किस किस किस्म के सेंसर्स अवेलेबल हैं जिनकी बेस पे डिफरेंट किस्म के डिसीजंस होते हैं। अगर हम वैसे देखें तो जो टेम्परेचर एज ए मेजरमेंट के लिहाज से या इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिहाज से देखें तो टेम्परेचर जितनी भी सेंसर्स के हम या ट्रांसड्यूसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें टेम्परेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर प्रोसेस कंट्रोल में हम टेम्परेचर बार बार सिर्फ इस वजह से ले रहे होते हैं कि हमने डिवाइस के टेम्परेचर की बेस पे डिसीजंस लेने होते हैं। एक जनरल एग्जांपल में आप देखें कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो मशीन्स वगैरह लगी होती हैं उन मशीन्स का अगर एक सर्टन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो ओवर हीट हो जाती हैं और जल जाती हैं। जिस तरह मोटर्स होगी, जिस तरह एयर कंडीशनर्स हो गए, जिस तरह HVAC सिस्टम हो गया। अब क्या है कि इनका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब ये टेम्परेचर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक टेम्परेचर सेंसर लगाना पड़ेगा जो फीडबैक के तौर पे ऑपरेट करता रहेगा। एक कॉमन एग्जांपल आप देखें तो जैसे हमारे पास कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेसर के साथ हीट सिंक्स या फ़ैन ना लगे हों तो कंप्यूटर का प्रोसेसर उस एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा जिस तरह नॉर्मली से जो नॉर्मल वे में वर्क करता है। होता ये है कि जब प्रोसेसर पे बर्डन ज़्यादा पड़ता है या प्रोसेसर पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है तो ये ओवर हीट होता है। अब ये ओवर हीट होने की वजह से क्या होता है कि अगर इसका टेम्परेचर को नॉर्मलाइज ना किया जाए तो ये एक सर्टन टेम्परेचर के बाद ये अपनी एफिशिएंसी लूज़ कर जाता है और इसमें लॉसेस शुरू हो जाते हैं और एक टाइम के बाद ये जल जाएगा। तो क्या है कि इसके अंदर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, इसको मॉनिटर कर रहा है। और अगर एक सर्टन टेम्परेचर से ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके साथ एक फ़ैन लगा होता है ताकि उसका फ़ैन चल जाए और इसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए ताकि प्रोसेसर चलता रहे और ओवर हीट की वजह से प्रोसेसर डैमेज ना हो। सिमिलर मैकेनिज्म अगर मैं देखूं तो जितनी भी किस्म के इंजन्स लगे हुए हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं। इंजन के अंदर अगर आप कार का छोटा इंजन भी देखें तो उसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है कि कार क्योंकि ऑयल की बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी की वजह से जो है उसके पिस्टन वगैरह चल रहे हैं, उसका व्हील मूव कर रहा है। तो अब क्या है कि अगर उसका टेम्परेचर मॉनिटर ना हो और वो जो हीटिंग की वजह से उसका जो इंजन है वो ओवर हीट कर जाए तो पिस्टन डैमेज हो जाते हैं। यही वजह है कि आप कार के इंडिकेटर में देखते हैं तो एक एक इंडिकेशन बेसिकली हीट की दे रहा था कि अगर एक सर्टन टेम्परेचर से ज़्यादा इनिशियली तौर पे इसके अंदर वाटर होता है एज ए कूलेंट के तौर पे काम करता है और उसे मेंटेन करता है और एक सर्टन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए तो वाटर के साथ साथ एक फ़ैन चल जाता है ताकि वो जो हीट है उसे बाहर निकाल सकें। अब ये कंटिन्यूस हम फ़ैन भी नहीं चला सकते क्योंकि अगर कंटिन्यूस फ़ैन चलाएंगे तो फ़ैन जल जाएगा। तो फ़ैन डिपेंडेंट होता है उस टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग पे कि जो टेम्परेचर सेंसर बता रहा है कि भाई इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो इस फ़ैन को ऑन कर दे। सिमिलरली अगर मैं यही सिस्टम देखूं कि जो हमारे पास बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए हैं बिल्डिंग्स के बाहर या वो जनरेटर जो एज ए पावर प्लांट वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़े जनरेटर मेगा होम गीगा होम्स में आपके पास जनरेटर्स लगे हुए हैं। इन जनरेटर्स के साथ भी हीटिंग का एक मैकेनिज्म लगा हुआ है जो इसे कूल कर रहा है और इस प्रोसेस को चला रहा है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो वो इंजन जल जाए। इसी तरह आप इंडस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस कंट्रोल की इंडस्ट्री है उसके अंदर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी करते हैं और डिक्रीज़ भी करते हैं और नॉर्मली इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए जो मैकेनिज़्म लगा होता है वो बॉयलर का मैकेनिज़्म लगा होता है। अब वो बॉयलर का मैकेनिज़्म जिस तरह केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई मेडिसिन बन रही है या कोई फिजिकल केमिकल कंपोजिशन बन रही है या कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्री है तो सब इंडस्ट्री में टेम्परेचर हीटिंग मैकेनिज्म चल रहा है ताकि वो हीट हो और उसकी बेस पे वो प्लास्टिक को मोल्ड कर सकें। इवन स्टील की इंडस्ट्री में भी यही काम हो रहा है। लेकिन हम टेम्परेचर को कंट्रोल इस तरह कर रहे होते हैं कि एक सर्टन टेम्परेचर से ज़्यादा ना जाए और एक सर्टन टेम्परेचर से कम ना जाए और जिस टेम्परेचर में हम चाह रहे हैं उसी टेम्परेचर पे वर्क करें। तो क्या होता है कि टेम्परेचर सेंसर कोई रीडिंग लेता है।
अब वो जो रीडिंग टेम्परेचर सेंसर लेता है वो टेम्परेचर सेंसर किसी कंट्रोलर को देता है और कंट्रोलर उसे एज ए फीडबैक इस्तेमाल करते हुए किसी कूलेंट को, किसी कूलिंग मैकेनिज्म को या हीटिंग मैकेनिज्म को ऑन या ऑफ करती रहती है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसकी बेस पे जो हमारे पास टेम्परेचर सेंसर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेकिन बहुत यूज़फुल एग्जांपल कि जो आपके पास एयर कंडीशंस लगे हुए, एयर कंडीशंस में क्या है कि हम एक टेम्परेचर रिमोट कंट्रोल से सेट करते हैं, वो टेम्परेचर की बेस पे आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेजर करता रहता है और जब वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है एसी को वो उसकी स्पीड को कम कर देता है या उसे उसके कंप्रेसर को बंद कर देता है और जब वो टेम्परेचर उससे दोबारा ऊपर नीचे होता है तो फिर दोबारा कंप्रेसर को चला के। तो ये कॉमन एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसर की। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर में अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो कॉमन टाइप्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं वो 4 हैं। एक को कहते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, RTD के नाम से। ये कॉमन प्रोडक्ट है जो कॉमनली यूज़ होती रहती है। RTD बेसिकली क्या है कि विद द चेंज इन टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होती रहे, सही है ना। और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है ये एज ए सेंसर वर्क करती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है और वो ही जो वैल्यू जो इंक्रीज़ करती है वो फीडबैक में आपके पास आ जाती है और वो एज ए वोल्टेज आपके पास जब एक्ट करती है तो उस वोल्टेज पे आप डिसीजन ले लेते हैं। इसी तरह थर्मिस्टर बेसिकली क्या है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। ये बिल्कुल RTD जैसी चीज़ है लेकिन इसकी मैं आगे जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। थर्मिस्टर भी बहुत यूज़फुल चीज़ है कि कुछ जगहों पे थर्मिस्टर और RTD एक ही डोमेन में आ जाते हैं। ये भी वही काम करती है कि विद द चेंज इन टेम्परेचर जो है इसकी रेजिस्टेंस बदलती रहती है। थर्मिस्टर जो है इसकी भी अपनी टाइप्स होती हैं, इसका अपनी कंपोजिशन है, इसका अपनी स्ट्रेटजी या मैकेनिज्म है जिसकी बेस पे ये आउटपुट आपको दे रही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि चेंज इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है और आउटपुट वोल्टेज की बेस पे हम अपने मीटर से पता करवा सकते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस आपके पास है। तीसरी जो टाइप आती है इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर टाइप थर्मल सेंसर्स होते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी एसेसरीज जिस तरह मोबाइल फ़ोन वगैरह, स्मार्ट वॉचेस वगैरह या एसीज वगैरह या ऐसी चीज़ें जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस हैं उनके अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। इसके अलावा भी सेंसर्स अवेलेबल होते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेंसर्स होते हैं जिनकी बेस पे हमारे पास आउटपुट आ रही होती है, सही है ना। इसके बाद आ जाता है थर्मोकपल। थर्मोकपल अगर आप इन्हीं लेक्चर सीरीज में देखें तो थर्मोकपल इंडिपेंडेंटली भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस लेक्चर में भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि थर्मोकपल इंडस्ट्री में किस तरह यूज़ होता है और उसके क्या फीचर्स होते हैं और किस किस टाइप का थर्मोकपल अवेलेबल है। ये तो कॉमन टाइप्स हैं। इनको कहते हैं कॉन्टैक्ट टाइप, यानी कि ये फिजिकली तौर पे जिस सरफेस का टेम्परेचर आपने मेजर करना है उस सरफेस के साथ अटैच होगी तो टेम्परेचर मेजर होगा, नहीं तो नहीं मेजर होगा। अच्छा, कुछ आती है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में एक होती है इंफ्रारेड और एक होती है एक्यूस्टिक टेम्परेचर मेजरमेंट या थर्मल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये जो इंफ्रारेड है ये इंफ्रारेज की बेस पे, इंफ्रारेड रेज की बेस पे कि जब एक सर्टन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस रह जाता है तो इंफ्रारेड रेज की बेस पे ये मेजरमेंट कर लेती है। और एक्यूस्टिक जो है ये बेसिकली साउंड वेव्स की बेस पे ये मेजर कर रही होती है, यानी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट होती है, ये फिजिकली तौर पे कॉन्टैक्ट नहीं होती बॉडी के साथ लेकिन वो मेजर कर लेती है। नॉर्मली ये जिस तरह बॉडी का टेम्परेचर आपने मेजर करना है या किसी सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा सरफेस का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो भी हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, सही है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो सेंसर्स होते हैं इनको हम ट्रांसड्यूसर या सेंसर कहते हैं। ये जब मेजर करते हैं वैल्यूज़ को तो ये रैंडम सी वैल्यूज़ होती हैं। अब ये जो रैंडम सी वैल्यूज़ होती हैं इनको हम किसी स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं ताकि ये मेजरेबल हो थ्रू सर्टन कंट्रोलर। अगर हम इनको अपने स्टैंडर्ड्स पे ना लेके आए तो ये मेजरेबल नहीं होंगी। तो स्टैंडर्ड्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं सिग्नल्स के लिए वो ये हैं। आप देखें कि जो सबसे कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर का है। 4 मिली एम्पेयर का मतलब है कि आपका सेंसर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, जीरो वैल्यू दे रहा है, और 20 मिली एम्पेयर का मतलब है कि आपका सेंसर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी में मैक्सिमम वैल्यू वो दे रहा है।
दूसरा सेंसर दूसरी टाइप का या स्टैंडर्ड होता है वो 0 to 20 होता है। थर्ड टाइप 1 to 5 है, फोर्थ 0 to 5 है, फिर फिफ्थ 0 से 10 DC वोल्टेज है। आप देखोगे ऊपर वाले दो जो हैं वो आपके पास एम्पेयर्स की फॉर्मेशन में यानी कि करंट की मेजरमेंट की फॉर्मेशन में आ रहे हैं, जबकि नीचे वाले दो जो हैं नीचे वाले बाकी जो हैं वो आपको वोल्टेज की फॉर्मेशन में आ रहे हैं। एक 1 to 5 वोल्ट है, 0 to 5 वोल्ट है, 0 to 10 वोल्ट है, -10 to 10 वोल्ट है। ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स आते हैं। अब हम जो मार्केट में डिवाइसेस को देखते हैं तो मार्केट में डिवाइसेस दो तरीकों से आपको मिलती है। या तो हम मार्केट में लेते हैं तो टेम्परेचर या थर्मल सेंसर्स लेते हैं, या हम लेते हैं टेम्परेचर या थर्मल ट्रांसमीटर्स लेते हैं। थर्मल सेंसर्स जो हैं वो एक रैंडम वैल्यू देते हैं और वो रैंडम वैल्यू किसी स्टैंडर्ड पे नहीं हो रही होती। अगर वो सेंसर्स जो है अपनी वैल्यू को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हमारी वो वैल्यू दे दे जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये वाले, तो फिर जो चीज़ प्रोडक्ट बनेगी उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर। यानी कि ट्रांसमीटर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंसर होता है, सेंसर काम करता है एज ए ट्रांसड्यूसर जो बेसिकली हीट एनर्जी को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जो वोल्टेज होते हैं रैंडम वोल्टेजेस होते हैं, उन रैंडम वोल्टेजेस के अंदर कोई फिल्टर लग के उसके अंदर एक कुछ मैकेनिज्म लग के नॉइजेस को फिल्टर करके उसे एम्पलीफाई करके उस पॉइंट पे लेके आया जाता है जिस पॉइंट पे हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम मेजर कर सकें। उसको उस डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसमीटर। यानी कि उसके अंदर सेंसर भी लगा हुआ है और वो एक एम्पलीफायर फिल्टर्स वगैरह लग के आउटपुट पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वैल्यू वो दे रहा है। सही है ना। जो बेसिकल जो इन्फॉर्मेशन फिर हम पीएलसी किसी डाटा लॉगर या डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम वगैरह को दे के हम उसे मेजर कर रहे थे। अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है कि भाई ये इसके जो मैकेनिज्म है वो एक मैकेनिज्म है कि ये फिल्टर करता है एनी ईएमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ को, एम्पलीफाई करता है, और तीसरी चीज़ क्या करता है कन्वर्ट टेम्परेचर सेंसर सिग्नल टू 4 to 20 मिली एम्पेयर और 0 to 10 वोल्ट रेंज, यानी कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंगली उसे कन्वर्ट कर देता है। सही है ना। अब पहली टाइप आ गई कि हमारे पास जो कॉमनली टाइप यूज़ होती है उसमें पहली टाइप आती है उसे कहते हैं आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट। आरटीडी जो है ये सिंपल एक रेजिस्टेंस है जो बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज होती रहती है। यानी कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो ये सिंपल एक क्या नाम है एक वायर सी है और वायर के साथ दो आउटपुट पे वायर्स निकली हुई हैं जिनके बाद हम कनेक्टिविटी कर रहे थे। अगर आप कंपोजिशन या मैकेनिकल इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ देखो तो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ज़्यादातर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बना होता है और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस होती है जो वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अभी इसमें तीन किस्म की आती है। एक को कहते हैं 2 वायर, एक को कहते हैं 3 वायर और एक को कहते हैं 4 वायर। यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो जो आउटपुट पे आपको वायर मिल रही है वो 2 मिल रही हैं, जबकि यहाँ पे देखो तो एक साइड पे 2 हैं और एक साइड पे 1 है, तो जो आउटपुट पे आपको वायर मिल रही है वो आपको 3 वायर मिल रही है। जबकि यहाँ पे देखो तो जो आउटपुट पे आपको वायर मिल रही है वो आपको 4 वायर मिल रही है। तो जो सिंगल वायर है यानी कि आप देखो कि ये एक सिंगल वायर है और आगे सर्किटरी के साथ कनेक्टेड है, ये चेंज होती है उस पर। अगर मैंने एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जो लीड्स की वजह से या डिस्टर्बेंस कोई आ रही है वो डिस्टर्बेंस भी ना मिले तो हम एडिशनल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उस रेजिस्टेंस के साथ वोल्टमीटर लगा देते हैं। ये जो एडिशनल रेजिस्टेंस लगी इसने एक एक्स्ट्रा वायर बना दी। उस एडिशनल रेजिस्टेंस पे आप अगर देखो ये देखो 3 वायर सिस्टम है। एक क्या है यानी कि एक वायर और दूसरी वायर के दरमियान में जो फ़र्क है वो 102 ओम का है और इन दोनों वायर्स का आपस में जो डिफरेंस है वो 2 ओम का है। तो ये 3 वायर सिस्टम में आपको आउटपुट मिल जाता है। और इसी तरह अगर मैं ऊपर वाली और नीचे वाली वायर के साथ एडिशनल वायर लगा दूं ताकि मेरे पास जो लीड्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस ना आए, हम अलग से सेपरेट पॉइंट से आउटपुट ले लें, तो ये हमारे पास 4 वायर सिस्टम आ जाता है। आप इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में देखो तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सिस्टम लगाया है जिधर से हमने मेजरमेंट करनी है उसके साथ कोई एडिशनल वायर नहीं है, उसी पॉइंट के साथ हमारा वोल्टेज सोर्स लग रही है और उसी पॉइंट के साथ हमारे पास जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। इसमें नॉइज़ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो सप्लाई लग रही है वो ऊपर वाले पॉइंट के साथ लग रही है, जबकि नीचे वाले पॉइंट के साथ वोल्टेज यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो लग रहा है। लेकिन एक पॉइंट कॉमन है ऊपर वाली और नीचे वाली के साथ, जबकि 4 वायर सिस्टम में हमारे पास टोटल इंडिपेंडेंट मीटर लगा हुआ है, टोटल इंडिपेंडेंट सप्लाई का मैकेनिज्म लगा हुआ है। उससे ये होगा कि बहुत एक्यूरेट
और प्रिसाइज रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। तो आरटीडी को बाय टाइप्स हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं आरटीडी 2 वायर आरटीडी भी अवेलेबल होता है, 3 वायर आरटीडी भी अवेलेबल होता है और 4 वायर भी होती है। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो आरटीडी है, ये जो सेंसर है, ये पैसिव सेंसर है। इसके अंदर इंटरनली कोई सप्लाई नहीं अवेलेबल होती। जब इसके अंदर से सप्लाई आती है या टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से इसने आउटपुट पे आपको वो रेजिस्टेंस की वैल्यू देनी है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम करंट पास करेंगे तो वो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि ये पैसिव डिवाइस है। अच्छा, दूसरी चीज आती है, इसे कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर और आरटीडी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थर्मिस्टर भी टेम्परेचर या थर्मल डिपेंडेंट रेजिस्टर ही है, और ये जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे इसका जो है आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, कॉमनली यूज होती हैं। एक को कहते हैं पीटीसी और एक को कहते हैं एनटीसी। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन में देखूं तो ये सिंपल उसी तरह ही एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे ही ये रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं पॉजिटिव पीटीसी को देखूं तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। सही है ना। तो जो पीटीसी है उसके अंदर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से देखें तो हमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगती है और ये इंक्रीज कर रही है। जबकि एनटीसी में देखें कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, या अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में जब हम एज एन इंजीनियर बात करते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर दोनों किस्म के फीचर्स अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप एनटीसी लेंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, जबकि पीटीसी लेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो ये थर्मिस्टर वगैरह आपके पास आ जाते हैं। तो अगर आप शेप्स के लिहाज से देखें तो आप देखोगे ये सिंपल नॉन पोलर कैपेसिटर की तरह की शेप है, लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन आती है जो इसको मेजरमेंट वगैरह के लिए यूज़ होती है। नॉर्मली ये छोटे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, बड़े इंस्ट्रूमेंट के लिए थर्मिस्टर वगैरह नहीं यूज़ होते। लेकिन इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं किसी बड़े इक्विपमेंट में लगाना। एनीवेज, आरटीडीज जो हैं ये बड़े इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, फिर थर्मोकपल्स बड़े इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं। बड़े इक्विपमेंट से मतलब ये कि जिधर हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत हीटअप चाहिए, यानी कि किसी प्लास्टिक की प्लांट या किसी लोहे के प्लांट जिधर हम कहते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए या 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो वहाँ पे या तो हम आरटीडी यूज़ करते हैं या हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। सही। तीसरी टाइप आती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या थर्मल सेंसर्स आते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या थर्मल सेंसर्स होते हैं ये बेसिकली आईसी की फॉर्म में या ट्रांजिस्टर जैसी शेप बनी हुई होती है। अगर आप देखो तो ये डिफरेंट किस्म की शेप्स अवेलेबल है। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होती है जिधर हमें टेम्परेचर हमने मेजर करना है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन हो गया, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इनमें जब मेजरमेंट करनी है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ये मेजरमेंट होती है। सही है। और ये स्मॉल सिग्नल्स को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, बहुत एक्यूरेट होती है। लेकिन चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं मेजर कर सकती, एक सर्टन लेवल से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये खुद भी बर्न हो जाती है। सही है। अब इसके बाद आती है, मैं अभी थर्मोकपल पे नहीं आता, लेकिन जो दूसरी टाइप थी वो हमारे पास थी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में हमारे पास इंफ्रारेड आती है। ये मैंने जानबूझ के डाली है आर्डिनो की फिगर। आप दो टाइप्स आती हैं, एक एक्यूस्टिक आती है। एक्यूस्टिक में तो ये है कि ये साउंड वेव्स देता है और उसके रिपल्शन में आपके पास आ जाती है। अगर आप यहाँ से देखो तो सिर्फ 3 या 4 जो है क्या नाम है पिन हैं जिसके साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो ये थर्मल रीडिंग दे देगा। या अगर आप इंफ्रारेड को देखो तो ये इंफ्रारेड सेंसर्स वगैरह ये इस तरह बने होते हैं। ये आपने कॉमनली देखे भी होंगे, आजकल प्रैक्टिस में लोगों के पास नज़र भी आते हैं, सुपर स्टोर वगैरह में वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ भी करते हैं। जबकि अगर आप देखो इसका सर्किट देखो कितना सिंपल है कि सिंपल एक सेंसर लगाया, वो आर्डिनो की किसी एनालॉग पिन के साथ लग गया और दूसरी साइड पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दी और साथ डिस्प्ले दे दिया। डिस्प्ले के साथ जो भी हमारे पास डिस्प्ले है वो आपके पास आउटपुट पे डिस्प्ले आना शुरू हो गया। तो आप देखो सर्किटरी के हिसाब से बहुत सिंपल है। जो अगर मैं कॉस्ट के लिहाज से भी देखूं तो ये फ्यू थाउजेंड्स रुपीज़ में आपके पास अवेलेबल होगा।
अगर आपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है या ये डिवाइस बनानी है, ये 100% एक्यूरेट होगा। लो वैल्यूज़ को वो मेजर करने के लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल सही आउटपुट देगा। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेजर और कॉमन का टाइप आती है उसे कहते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल बड़ी सिंपल सी है कि इसके अंदर टू मेटेलिक प्लेट्स हैं। एक मेटेलिक प्लेट का मटेरियल कुछ और है और दूसरी मेटेलिक प्लेट का मटेरियल कुछ और है। और इन दोनों के दरमियान में जब इनके दरमियान में कनेक्टिविटी की जाती है और इसको हीट किया जाता है, जो कॉमन जंक्शन है वो हीटअप जब होता है, तो हीटअप होने की वजह से दोनों मेटल्स की कंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से दोनों के दरमियान में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो एक कोल्ड जंक्शन तक जाती है। अब वो कोल्ड जंक्शन के बाद वो जो ईएमएफ है, यानी कि उसके बाद वाला जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। यानी कि इससे पहले वाला तो हम कह सकते हैं कि एक हॉट वायर है और एक कोल्ड वायर है, लेकिन इसके बाद वाला टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद में सिर्फ ये है कि जो ईएमएफ उसने जनरेट किया वो ईएमएफ आपके पास आ जाएगी। वो ईएमएफ की बेस पे अगर मैं कोई मीटर लगा के आइडेंटिफाई कर लूँ कि भाई कितने वोल्टेज जो है वो कितना टेम्परेचर जनरेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम टेम्परेचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है। डिफरेंट किस्म के थर्मोकपल्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये थर्मोकपल्स की शेप्स हैं। शायद आपने देखे भी हो, शायद आपने ना देखे हो, लेकिन ये थर्मोकपल ट्रांसमीटर्स हैं या थर्मल ट्रांसमीटर हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। सही है ना। जो टाइप्स आती हैं थर्मोकपल्स में, इनकी टाइप को कहते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल डिफाइन की जाती हैं। अगर मैं नीचे से बात करूं तो सबसे पहले टी टाइप, फिर एस टाइप, फिर पी टाइप, फिर आर टाइप, फिर के टाइप, जे टाइप, ई टाइप और बी टाइप। इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, यानी कि अपने हिसाब से एक सर्टन टेम्परेचर मेजर कर सकती हैं। कुछ की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कुछ की एक्यूरेसी थोड़ी सी वीक है, कुछ जो है एक्सपेंसिव है, कुछ इनएक्सपेंसिव है। मटेरियल्स के लिहाज से अगर आप देखो तो जो कॉमन मटेरियल आपको नज़र आता है वो कॉपर है, प्लाटिनियम है, निकल है, क्रोमियम है, आयरन है। ये कॉमन मटेरियल्स हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लाटिनियम बेस्ड क्या थर्मोकपल्स अवेलेबल होते हैं, इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये इनके ये जो इनकी कंपोजिशन ये होती है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम या इनके साथ कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह एयर से या किसी और चीज़ से रस्टिंग वाला का डिकेइंग का कोई प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। जबकि इसके पैरेलल में आप बात करो तो ये जो आयरन बेस्ड है, कॉपर बेस्ड है, निकल बेस्ड है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो ये चीज़ डिफरेंट टाइप्स हैं, ये टाइप्स कॉमनली यूज़ होती हैं। और इन टाइप्स के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ये इन टाइप्स के अंदर इनकी वो रेटिंग्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स अवेलेबल होते हैं। एक दो टाइप्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये देखो भाई सी टाइप जो देखो तो ये टेम्परेचर रेंज उसमें लिखी हुई है 0 से लेकर 200, 426 और 426 टू 2315, ये उसकी टेम्परेचर है। और ये प्लस माइनस जो है इसके अंदर टॉलरेंस आ रही है जो थोड़ी बहुत चेंज करा है। जबकि फ़ॉरेनहाइट में ये लिखी हुई है। अगर मैं एक कॉमन टाइप जो इसकी यूज़ होती है उसे कहते हैं के टाइप। ये कंपैरेटिवली सस्ता भी होता है और एक्यूरेट भी होता है और ज़रूरत भी पूरी करता है। ज़्यादातर बॉयलर्स वगैरह में ये यूज़ होता है। तो आप देखो तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अवेलेबल हैं के टाइप में, यानी कि -200 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 1260 तक है। यानी कि इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टाइप के थर्मल सेंसर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह आप अगर देखो तो ये टी टाइप है, तो टी टाइप में देखो तो ये -200 से स्टार्ट होता है और 370 तक जाता है। जे टाइप है ये 0 से 760 तक जाता है। ई टाइप है ये -200 से 870 तक जाता है। फिर के टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर एन टाइप 0 से 1250 तक जा रहा है। आर टाइप 0 से लेके 1480 तक जा रहा है और बी टाइप 870 से 170। ये डिफरेंट किस्म के हैं। ये डजन मीन के पास सिर्फ यही अवेलेबल हैं, इनके अलावा भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यानी कि सेंसर्स जब आपने लेके आना है तो आपने ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करनी होती है किस टाइप का है और इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी बेस पे ये मेजरमेंट करेगा, एक्यूरेसी इसकी वगैरह क्या होगी। सही है ना। तो जो थर्मोकपल में हम अगर देखें तो इसकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप देखें जो थर्मोकपल लगा होता है हमेशा किसी रिमोट जगह पे लगा होता है, जबकि जो कंट्रोल रूम है वो दूर लगा होता है। यानी कि मैं एक इंडस्ट्री की बात करूँ
लेट्स सपोज एक जनरेशन प्लांट लगा हुआ है, उस जनरेशन प्लांट ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और उसके ऊपर थर्मोकपल लगा हुआ है जो उसकी हीटिंग को मैयर कर रहा है। तो थर्मोकपल तो लगा होगा, छोटा सा डिवाइस एक सेंसर लगा होगा, लेकिन इसके साथ कंट्रोलर नहीं लगा होगा। इसके साथ एक एक्सटेंशन वायर होगी जो काफ़ी लंबा डिस्टेंस के बाद किसी कंट्रोल रूम की तरफ जाएगी। यानी कि आप देखो तो ये जो एक्सटेंशन वायर है ये समटाइम बहुत लेंथी होती है, और उसके बाद फिर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है जो रेफरेंस जंक्शन के तौर पे इसे मैयर कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैयरमेंट आई है, मैयरमेंट उसके कोल्ड जंक्शन से होती हुई एक्सटेंशन वायर में की। अब जितनी एक्सटेंशन वायर लेंथी होगी उतने फिर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो ये हमारे पास थर्मोकपल में प्रॉब्लम आती है। सही है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो डिफरेंट तरीके हैं वो ये हैं कि हम एक्सटेंशन केबल या कंपनसेटिंग केबल की सिलेक्शन क्वालिटी जो है उसको इस तरह करें कि जो थर्मोकपल का मटेरियल है एज इट इज़ उसी मटेरियल की हम एक्सटेंशन केबल लिखें। उससे ये होगा कि हमारे पास लॉसेस कम हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर मैं मटेरियल बदलता हूँ तो लॉसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। अलबत्ता दूसरा वे क्या है कि इसकी इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, के बजाय एक थर्मोकपल की बजाय दो थर्मोकपल यूज़ करें। या तो दो थर्मोकपल के रिजल्ट को एवरेज आउट कर लें और या फिर डिफरेंशियल वे में उसको मैयर कर लें। यानी क्या, अगर आप देखो एवरेज आउट करना है तो सिंपल क्या है कि दोनों थर्मोकपल को पैरेलली कनेक्ट करके कनेक्शन बॉक्स से आगे दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये अपने दोनों जो वैल्यूज़ मैयर करेंगे ये ऑटोमेटिकली एवरेज आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब एरर के जो एरर मिनिमाइज हो जाएगा। जबकि डिफरेंशियल में क्या होता है कि अगर आप देखो तो ये टेक्निकली तौर पे ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, जबकि जब हमने जो पढ़ा था एवरेज वाला ये दोनों पैरेलल में लगे हुए थे। अब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये डबल रीडिंग आपको देंगे। अगर मैं उनको डिफरेंस लेके डिवाइड बाई टू कर दूँ तो डिफरेंशियल वाला फॉर्मेशन बन जाता है। यानी कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंशियल वाले मैकेनिज्म में चली जाती है। सही है ना। थर्मोकपल क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस है, अगर इसने टेम्परेचर मैयर करना है, ज़रा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो इंजन की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये इस सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, इसकी सिलेक्शन के लिए, इसकी वायरिंग के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं तो लॉसेस की तरफ चले जाते हैं। तो आप देखो कि भाई जो एक्सटेंशन वायर है उसका मटेरियल शुड बी सेम, जो आपके थर्मोकपल का मटेरियल है वही होना चाहिए। उसकी जो मतलब कि वायर की क्वालिटी है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब आपको लॉसेस कम से कम दे, और कनेक्शन लीड्स जो हैं उसके कनेक्शन लीड प्रॉपरली यूज़ की जा सके। सही है ना। तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं थर्मोकपल में वो क्या होता है कि भाई थर्मल वॉल जिसे हम जिसका हमने टेम्परेचर मैयर करना है और थर्मोकपल के दरमियान में कोई एयर गैप क्रिएट हो जाती है। इसी तरह थर्मल वॉल जिसको आप मैयर कर रहे हो उसके ऊपर कोई फिजिकल कोटिंग हुई हुई है और उसकी वजह से वो क्लीन नहीं है, और वो आपको जो ओरिजिनल सरफेस टेम्परेचर है उसके अलावा कोई आपको दे रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि भाई जो एक्सटेंशन केबल्स यूज़ की जा रही हैं वो या तो उसका मटेरियल डिफरेंट कर दिया जाता है और या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। फिर चौथी चीज़ आती है रिस्पांस टाइम की, जो आपका सेंसर वैल्यू दे रहा है और जो आपको डिस्प्ले हो रहा है इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं है, और अगर इसमें कोई डिले है तो इसका मतलब है वो डिले की वजह से जो आपकी मशीन है वो डिसीजन लेट करेगी, और डिसीजन लेट का मतलब क्या होगा कि लॉसेस कर देगी। सही है ना। तो अगर मैं थर्मोकपल के एडवांटेजेस देखूं तो ये लो कॉस्ट है, ये स्मॉल साइज़ का है, रोबोस्ट है, वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन है, रीजनेबल स्टेबल है, एक्यूरेट फॉर लार्ज टेम्परेचर। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये स्मॉल टेम्परेचर पे एक्यूरेट नहीं होता। यानी कि अगर मैं कहूँ बहुत स्लाइड सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो समटाइम ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के थर्मोकपल्स नहीं मैयर कर सकते। जब टेम्परेचर की एक सर्टन अमाउंट चेंज होती है तो फिर ये मेजरमेंट होती है। तो ये लार्ज टेम्परेचर चेंज के लिए बड़े सेंसिटिव हैं, आपको रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन जब स्मॉल टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं तो इनकी ये जो सेंसर्स हैं ये नहीं मैयर करते। यानी कि ये स्मॉल टेम्परेचर को में क्या होता है कि क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा होती है तो ये कंपैरेटिवली आपको ऐसे ही लगता है कि इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, इंटरनली असल में हुआ होता है। तो ये लार्ज टेम्परेचर को तो मैयर कर सकते हैं, स्मॉल टेम्परेचर में उतने एक्यूरेट नहीं होते, और इसका रिस्पांस कंपैरेटिवली फास्ट होता है क्योंकि ये सेंसर्स हैं। तो ये कभी नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा डिले लेके आए। सही है ना। डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसकी आउटपुट होती है वो कंपैरेटिवली वीक होती है, इसको एम्पलीफाई करना पड़ जाता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होती। यानी कि अगर मैं इसका कंपैरिजन आरटीडी से करूँ तो इसकी एक्यूरेसी को बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होती। इसी तरह जो सेंसिटिव है ये सेंसिटिविटी वगैरह ये इलेक्ट्रिकल नॉइज से ये सेंसिटिव भी है। फिर नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है, और इसकी जो
कन्वर्जन है वोल्टेज की वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल नहीं है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।